सो वी आर लाइव नाउ। और आज लिजेंडरी संवाद के नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 11 में हम आ गए हैं एक बार पुनः आप सभी के बीच में आज संवाद करने। और आज के इस संवाद में हमारे साथ एक दिग्गज जो हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनके खुद के कार्य इतने महान हैं कि युवा लगातार उनसे सीख रहा है, हर वर्ग का युवा उनसे सीख रहा है। इस वैश्विक महामारी में आज हमारे बीच में डॉक्टर हीरालाल सर आईएएस वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद और अपना अनुभव हम सभी लिसनर से साझा करने के लिए। आज का जो हमारा विषय है एपिसोड का, वह यह है कि कैसे हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। एवरीथिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमें किन किन पैरामीटर्स की जरूरत है, क्या क्या जरूरत है, उसके बारे में अपना अनुभव आदरणीय डॉक्टर साहब आज हमसे साझा करेंगे। एक बार मैं डॉक्टर साहब का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी से करा दूं। डॉक्टर साहब बगदीह गांव में डॉक्टर साहब का जन्म हुआ। यह बस्ती जनपद के अंतर्गत आता है। 1 जुलाई 1967 को प्रारंभिक शिक्षा पड़ोस के ही गांव से संपन्न हुई। तत्पश्चात डॉक्टर साहब का क्लास 8th में एक स्कॉलरशिप में चयन हुआ और चयन होने के बाद 12th तक की पढ़ाई के लिए वही प्रारंभिक शिक्षा जहां जिस स्कूल से संपन्न हुई उसके 2-3 किलोमीटर आगे 12th तक की पढ़ाई संपन्न करी। उसके बाद डॉक्टर साहब इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन इंजीनियरिंग किसी कारणवश नहीं कंटिन्यू कर पाए और इंजीनियरिंग में चयन न होने के कारण डॉक्टर साहब ने बीएससी के लिए अप्लाई किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। लेकिन बीएससी करते करते क्योंकि अंदर से इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी और इंजीनियरिंग करने की इच्छा के साथ साथ डॉक्टर साहब लगातार इंजीनियरिंग कैसे क्रैक की जाए इसके लिए तैयारी कर रहे थे। और बीएससी करते करते डॉक्टर साहब का चयन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए जीबी पंत यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर में हो गया। इंजीनियरिंग में आप इतने होनहार थे कि इंजीनियरिंग के साथ साथ आपने गेट क्वालिफाई किया और आईआईटी बीएचयू से एमटेक करने के लिए प्रस्थान किए। एमटेक जैसे ही डॉक्टर साहब का कंप्लीट हुआ, डॉक्टर साहब एनटीपीसी में 1993 को ज्वाइन किया डॉक्टर साहब ने, उसके बाद पीसीएस में, और उसके बाद एक लंबे जर्नी के बाद में 2010 में डॉक्टर साहब का चयन आईएएस ऑफिसर के तौर पर हुआ। लगभग 11 वर्षों से एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और वर्तमान समय में इससे पूर्व कई डीएम बांदा रहे डॉक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर बांदा रहे। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के अभी एडिशनल मिशन डायरेक्टर है डॉक्टर साहब। तो आज ऐसी शख्सियत को हम अपने इस एपिसोड में सुनने जा रहे हैं, उसके अनुभव को सीखने जा रहे हैं। एक बार पुनः मैं डॉक्टर साहब का हृदय की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करना चाहूंगा। थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज पिछले वर्ष जब मेरा जन्मदिन था, उस दिन सोशल मीडिया के जरिए मुझे जब आपका जन्मदिन की शुभकामना प्राप्त हुई तो यह मेरे लिए बिल्कुल अचंभित करने वाली बात थी कि डॉक्टर साहब ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और आज परमपिता परमात्मा की कृपा से आज आप हमारे जन्मदिन के अवसर पर आज मैं लाइव आपको सुन पा रहा हूं, तो डेफिनेटली हमारे लिए है। एक बार पुनः जन्मदिन पर आप जैसे श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। चलिए, आपको डॉक्टर साहब बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मेरा पहला छोटा सा सवाल है कि आज हमारे संवाद का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत है, ऐसे में मैं आपसे बतौर एक्सपर्ट पूछना चाहूंगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन का क्या योगदान है। कृपया हमारे लिसनर्स का मार्गदर्शन करें प्लीज। देखिए, आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हमें दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। यदि वो गांव का आदमी है, देखिए इंडिया गांव में रहता है, इंडिया लिव्स इन द विलेजेज, ये सही बात है। तो अगर हम लोग गांव पे फोकस करें और गांव को आत्मनिर्भर बना दें तो सही माने में आत्मनिर्भर ये होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि गांव में जो चीज हम पैदा कर सकते हैं या बना सकते हैं उसको वहां बनाना चाहिए, जिससे वो दूसरे बगल के गांव पर भी निर्भर ना हो। इसे मान लीजिए जितनी सब्जी एक गांव में चाहिए उतनी हम सब्जी पैदा कर लें और एक्स्ट्रा पैदा कर लें बाहर बेचने के लिए। तो हमें एक चीज ये करना चाहिए गांव में
उसका एक बजट बनाना चाहिए। मैं उसका नाम देना चाहूंगा आत्मनिर्भर बजट, कि हमें क्या क्या जरूरत है, हम क्या क्या पैदा कर सकते हैं, और क्या क्या हम पैदा कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं तो हम वो पैदा करने लगे। तो आत्मनिर्भर को अगर हम छोटी यूनिट, गांव की यूनिट पे लेके चर्चा करें तो मैं तो यही मानता हूं। फिर आप आइए तहसील स्तर के, तहसील स्तर पे हमें क्या जरूरत है, हम क्या पैदा कर सकते हैं और क्या बाहर से लेना पड़ रहा है, उसको घटाना चाहिए। जो भी चीज हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसको घटाने का प्रयास करना चाहिए। अब आप आइए जिले लेवल पर, जिले लेवल पे हमारे पास क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, तो हमें अपने डिमांड को मीट आउट करने के लिए वही सप्लाई को डेवलप करना चाहिए। फिर आप मंडल लेवल पे आइए, फिर स्टेट लेवल पे आइए, फिर कंट्री लेवल पे आइए। अगर हम लोग इस तरह से बजटिंग करें डिमांड और सप्लाई का, गांव लेवल, तहसील लेवल, जिला लेवल, मंडल लेवल, स्टेट लेवल और देश लेवल, तो हमारा ये जो आत्मनिर्भर बनने का कॉन्सेप्ट है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करके पूरा किया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी साझा किया कि अगर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो भारत बहुत बड़ा भारत है। ऐसे में हमें छोटे से गांव को पहले आत्मनिर्भर गांव बनाना होगा। उसके बाद हम मंडल स्तर, तहसील स्तर, सभी स्तरों पर आत्मनिर्भर बने। डॉक्टर साहब, मेरा अगला जो प्रश्न है आपसे वह यह है कि अगला प्रश्न जो हमारा है वह यह कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में गांवों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ऐसे में आप मॉडल गांव के मेंटर हैं, मॉडल गांव बनाएंगे, किसानों को विकास की राह दिखाएंगे। इस विचार के साथ आप लगातार मॉडल गांव का विस्तार कर रहे हैं। संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि आखिर यह मॉडल गांव क्या है और इसको बनाने की प्रेरणा आपको कहां से मिली, प्लीज सर। देखिए, मॉडल गांव की जो कल्पना है या जो सोच है या जो प्रोग्राम है या जो प्रोजेक्ट है, ये मेरे बांदा के द्वारा किए गए कार्यों का रिप्लिकेशन है। मैं बांदा में 1.5 साल कलेक्टर था, तो मैंने वहाँ कई सारे प्रयोग किए और वो प्रयोग सफल रहे। और प्रयोग में हमने तीन चीज को यूज किया। क्या कि जो भी रिसोर्सेज वहाँ उपलब्ध है जिले में, उसी का उपयोग किया जाए। कोई नया काम करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए अतिरिक्त कुछ ना मांगा जाए। तो हमने क्या किया कि इनपुट्स, रिसोर्सेज, अवेलेबल फंड्स का कन्वर्जेंस किया। कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इनपुट्स एंड फंड्स। दूसरा, जितने भी स्टेक होल्डर वहां थे, किसी कार्यक्रम में इन्वॉल्व थे, उनका हमने प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन कराया। प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये दूसरा मंत्र था। और हम काम वो करते हैं आइदर नो कास्ट और लो कास्ट, क्योंकि कोई काम करने के लिए पैसा कहीं से मिलेगा नहीं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, पहला है नो कास्ट और लो कास्ट, कन्वर्जेंस ऑफ इनपुट्स, रिसोर्सेज, फंड्स अवेलेबल, एंड थर्ड है पार्टिसिपेशन, प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। इन तीनों चीजों को लेकर के हमने जब बांदा में काम किया तो हमें सफलता मिली। और उस सफलता को हमारे एक मित्र हैं, नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है मुनीष जी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट को आईसीसीआई फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है। और चूंकि ये मेरे काम पे आधारित है और मेरे को सब कुछ पता है, तो मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। अब जो रिजल्ट हम लोगों को, जो ये मॉडल बना, ये टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है। इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से मॉडल गांव प्रोजेक्ट के नाम से आईसीसीआई फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग रिप्लिकेट कर रहे हैं। और इसका मकसद है गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करके लोगों के आय को, लोगों के सोच को बदला जाए, बढ़ाया जाए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कैसे आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब ने मॉडल गांव का शुभारंभ किया, जिसमें डॉक्टर साहब बताओ मेंटर हैं। मतलब शुभारंभ के लिए अगर मैं बोलूं तो यह डॉक्टर साहब के जो किए गए कार्य बांदा में रहे, और बांदा में इतने उत्कृष्ट कार्य डॉक्टर साहब ने किए कि जो मैं बोल सकता हूं कि अनसिस्टमैटिक जो काम था, जो अलग अलग काम किया गया था, अभी उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उसको हम भारत के
अलग अलग जनपदों में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और मॉडल गांव की ललक को हर युवक तक पहुंचा रहे हैं, हर एक किसान तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पहले के प्रश्न में हमसे बताया भी कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे पहले हमको गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा, उसके बाद तहसील को आत्मनिर्भर बनाना होगा, तभी हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में बतौर एक्सपर्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जहां विपरीत परिस्थितियां हैं, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में तमाम हमारे कोरोना वॉरियर, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो जाएं, चाहे वो हमारे कांस्टेबल हो जाएं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हो जाएं, डॉक्टर्स हो जाएं, वो बहुत ही उत्कृष्टता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमको सकारात्मक रख रहे हैं। ऐसे में हम उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। परंतु इसका अभी 2 दिन पहले मैं अमर उजाला समाचार पत्र पढ़ रहा था, मैंने एक खबर देखी कि कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स कुछ कांस्टेबल्स के साथ एक गांव पहुंचते हैं और वहां टीकाकरण के बारे में ग्रामीण लोगों को समझाते हैं। ऐसे में ग्रामीण लोग टीकाकरण के प्रति उनका रुझान नहीं होता है और बगल में एक नदी बह रही होती है, वो टीकाकरण से बचने के लिए नदी में छलांग लगा देते हैं। उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल होती हैं, कुछ बच्चे भी शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे में आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कृपया हम सभी लिसनर्स का मार्गदर्शन करें प्लीज। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। ये बाराबंकी की घटना है, इस न्यूज को हमने भी पढ़ा था। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी आबादी है, कई देशों के बराबर है। देश की बात तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात। इतने बड़े प्रदेश में 75 जिले हैं, 825 तहसीलें हैं। इतने बड़े राज्य में एक छोटी सी घटना एक गांव की बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन वो कहते हैं ना, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। वो घटना हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग है। और 58,000 के करीब, 58,000 से ज्यादा गांव है। अब 58,000 में अगर ये गांव में एक छोटी सी घटना हुई, उसी गांव के बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगाया। 2-4 लोगों ने के मन में कुछ भ्रांति थी, जिसकी वजह से वह समझाने बुझाने को भी मान गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन के फायदे हैं। मैंने खुद ही दोनों वैक्सीन लगाया है और इस पर रिसर्च आई हुई है कि जिसने भी दोनों वैक्सीन, दोनों डोज ले लिए हैं, उनको कोरोना प्रभावित नहीं कर पाता है। तो मैं उसका खुद उदाहरण हूँ कि मैंने दोनों वैक्सीन के डोज लिए हैं। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको इसका फायदा है और इसीलिए सबको इसे लगवाना चाहिए, जिससे वो सुरक्षित रहे। विदेशों में कई ऐसे देश हैं छोटे छोटे, जिनके यहाँ ये टीके काफी लोगों को लग चुके हैं और वहाँ की लाइफ को उन्होंने नॉर्मल कर दिया, छोड़ दिया। जो बंदिशें थी उसको हटा दिया। उसके पीछे कारण यही है कि वहाँ वैक्सीनेशन 100% के करीब पहुँच गया है। तो अगर ये फायदा ना होता तो ये जो बहुत सारी कंट्री जहाँ वैक्सीनेशन काफी अच्छा हो गया, छोटे कंट्री हैं, संभव था अच्छा करना, वैक्सीनेशन कंप्लीट करना। तो ये भी साबित करता है कि वैक्सीनेशन ही इसका सबसे पहला और इफेक्टिव रास्ता है। जी डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की घटना है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा प्रदेश है जहां 58,000 से ज्यादा गांव हैं और वहां पर बाद में प्रशासन पहुंचा और प्रशासन ने समझा बुझा के टीकाकरण कराया। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया और हम इंटरव्यू में डॉक्टर साहब की यह बहुत सी प्यारी लाइन सुन भी चुके हैं कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर मैं इसको बोलूं कि हर आपदा अवसर की जननी होती है। डॉक्टर साहब, ऐसे में अगर मैं इंडियन स्टार्टअप्स की बात करूं तो जो स्टार्टअप कल्चर है उसका लगातार विस्तार हो रहा है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 52 यूनिकॉर्न से स्टार्टअप हैं, 52 स्टार्टअप्स हैं यूनिकॉर्न, मतलब $1 बिलियन से ज्यादा जो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसमें से 11 स्टार्टअप्स जनवरी 2021 से लगाकर मई 2021 के बीच में आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक का, इस आपदा का स्टार्टअप्स ने सॉल्यूशन हमको दिया और एक अवसर के तौर पर निकल कर आए। तो ये जो आपकी लाइन है, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, इसको सर हम कैसे पॉजिटिव तरीके से लें, कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें प्लीज। ये
हम लोगों के मन में एक बात है और उसके हम आदी हो गए हैं और इस सच्चाई को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कि हम कमाएं और दूसरा खाए, ये जो हमारी एक आदत सी बन गई है, जो हमारी एक सोच बन गई है, उसे बदलना चाहिए कि अगर हम खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे तो आपदा ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। तो मेरा ये कहना है कि आपदा ने ये बता दिया। आप बताइए, कोरोना से जो पीड़ित था उसके परिवार के लोग वहीं थे, लेकिन वो चाहते हुए भी अपने बच्चे की या अपने उस कोरोना पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर पाए। क्यों? उनकी उसकी मदद किसने किया? खुद ने किया। उसके शरीर में जो ताकत था उसी से उठा, उसी से खाना खाया, क्योंकि कोरोना में ऐसा था जो भी उसको टच करता उसको भी हो सकता। तो इस वजह से कोई टच नहीं कर रहा। तो क्या हुआ? ये क्या संकेत दिया? ये संकेत दिया कि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपने आप से ही निपटना है अपनी मुसीबतों से। तो ये इसका संदेश है कोरोना का कि आप स्वयं में सब कुछ रखिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने स्टार्टअप की बात की। देखिए, स्टार्टअप में इंडिया में प्रोग्रेस हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शुरुआती दौर में, चूंकि मैं इस विभाग में रह चुका हूं तो मुझे आइडिया भी है, स्टार्टअप पहले आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के क्षेत्र में ज्यादा था स्टार्टअप, जबकि इंडिया में स्टार्टअप एग्री के क्षेत्र में होना चाहिए। हमारे कंट्री को ई एग्री कर देना चाहिए। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की इतनी जरूरत है एग्री सेक्टर में कि ई एग्री बिजनेस, ई एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो अब स्टार्टअप की बूम दो जगह में, कोरोना की वजह से मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल के स्टार्टअप और एग्री के स्टार्टअप को हम लोगों को ज्यादा बूस्टअप करना चाहिए, जिससे कि स्टार्टअप को खूब बढ़ावा मिले। और इसके लिए सबसे बड़ा क्षेत्र और सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट उत्तर प्रदेश है, क्योंकि बड़ा स्टेट है और हमारे स्टेट में एग्री ही मेन इकोनॉमी की रीढ़ है। तो यहाँ एग्री स्टार्टअप का बहुत बड़ा स्कोप है और एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए, आगे लाना चाहिए। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में भी स्टार्टअप को खूब बढ़ावा देना चाहिए। टेलीमेडिसिन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संजीवनी एक एप्लीकेशन है, उसका लोगों ने बहुत फायदा उठाया। तो अभी हम लोग इस दिशा में शुरुआत किए हैं, टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है, लेकिन अभी बहुत दूरी तय करना बाकी है। डॉक्टर साहब ने जैसा कि हम सभी से बताया कि अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तक का जो स्टार्टअप का कल्चर रहा वो आईटी बेस्ड रहा, जबकि स्टार्टअप के कल्चर को एग्री बेस्ड होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये जो स्टार्टअप अभी तक 52 के आसपास यूनिकॉर्न्स क्लब में गए हैं, इसमें से लगभग 22 से 25 स्टार्टअप बेंगलोर से निकल के आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आईटी ही स्टार्टअप आगे आए हैं। तो अभी तक डॉक्टर साहब से हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए इस विषय पर तमाम डॉक्टर साहब से छोटे छोटे अपने जो सवाल थे उनको हमने पूछा और डॉक्टर साहब ने उन सभी का बड़े कम शब्दों में संक्षेप में बहुत ही अच्छे जवाब हमें दिए। डॉक्टर साहब, अब जो अगले सवाल हैं वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके सफर से जुड़े हुए हैं, एक आपकी जो हसलिंग लाइफ रही है बैकग्राउंड की उससे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका यह सफर लगभग मैं बोल सकता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। जब आप वहां पर पीएचडी करने गए, उसके बाद आपका चयन जीबी पंत यूनिवर्सिटी में होता है बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके बाद आप गेट क्वालिफाई करते हैं, गेट क्रैक करते हैं। उसके बाद गेट के बाद आप आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब, यह आईएएस बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? हम सभी, क्योंकि मैं भी एक बहुत ग्रामीणांचल से जुड़ा हुआ हूं और मैं जनपद उन्नाव के मनिकापुर गांव का रहने वाला हूं। यह मनिकापुर गांव सर बहुत ही रूरल क्षेत्र में आता है। हमारे यहाँ लगभग 2017 में इलेक्ट्रिसिटी आई
और हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम वहां के लोगों को जागरूक कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें और आप जैसे लोगों से कुछ सीख कर उन तक पहुंचा सकें। ऐसे में वहां के जो बच्चे हैं वह आज का एपिसोड जरूर देखेंगे और इस एपिसोड से लाभान्वित होंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप बस्ती से हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर, यह आपकी जर्नी बीएससी के बाद बीटेक, उसके बाद गेट क्वालिफाई करना और आईएएस तक का सफर, तो ये आईएएस बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली, प्लीज सर? आईएएस बनने की प्रेरणा मुझे चाइल्डहुड में, बचपने में ही मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी किसान थे। अभी इसी कोरोना में पिछले अप्रैल में उनकी डेथ भी हो गई, 24 अप्रैल को। वो वेटनरी कंपाउंडर थे। तो चूंकि वो सर्विस में थे और खेती भी करते थे, तो वो जानते थे कि जिले का जो कलेक्टर होता है या जो आईएएस अफसर होता है, उसको बहुत पावर होता है, उसके पास सब कुछ होता है। तो वो मुझे मोटिवेट करते थे कि ये एक जिले का जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो सबसे अच्छी सेवा है, जो सबसे अच्छी सर्विस है इंडिया में, वो आईएएस की है। तो वो मुझे इस बात के लिए प्रेरित करते थे और वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। मैं कक्षा 8 तक अपने गांव से पढ़ाई किया। उसके बाद वहाँ से मुझे एक स्कॉलरशिप मिली। मैं 9 से 12 तक जीआईसी बस्ती में आया। वहाँ इंटर करने के बाद मैं वहीं से चला गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और वहाँ मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। और वहीं से मेरा फर्स्ट ईयर में ही, बीएससी फर्स्ट ईयर में ही मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया और मैं चला गया बीटेक करने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जीबी पंत यूनिवर्सिटी, ऊधम सिंह नगर, जो कि अब उत्तरांचल में है, पहले यूपी में ही था मेरे जमाने में। वहाँ मैं इलेक्ट्रिकल के साथ साथ, इंजीनियरिंग करने के साथ साथ मैं आईएएस की तैयारी भी करता था। उस पर मेरा पैरेलल में थॉट प्रोसेस बन चुका था और मैं पैरेलल में तैयारी करता था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में जाना है। और फिर वहीं से मैंने गेट की तैयारी किया। ये मैं गेट में सिलेक्शन हुआ। मैं आईटी बीएचयू हुआ करता था उस समय, वो आईआईटी बीएचयू हो गया। वहाँ मैं गया, मैंने एडमिशन लिया, मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। वहीं से मैं एमटेक भी कर रहा था और आईएएस की फुल फ्लेज तैयारी कर रहा था। इसी बीच मेरा सिलेक्शन पीसीएस में हो गया, एनटीपीसी में हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ से पीसीएस ज्वाइन करते हैं और थोड़े दिन बाद प्रमोशन हो जाएगा। तो इसी बीच में चूंकि पीसीएस की ज्वाइनिंग लेट थी, तो मैंने एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया। 1.5 साल एनटीपीसी में इंजीनियर की नौकरी करने के बाद पीसीएस का जब अपॉइंटमेंट आया तो वहाँ एनटीपीसी छोड़ के पीसीएस में गए और 2010 में मेरा ये जो है प्रमोशन हो गया आईएएस में, और तब से हम आईएएस में हैं। तो ये मेरी जर्नी है पूरे पढ़ाई का और सर्विस का, मोटिवेशन का। तो जैसा कि सर ने अभी हम सभी युवाओं को बताया कि सर की जर्नी बस्ती से शुरू होती है। बस्ती बहुत ही छोटा जनपद मैं कह सकता हूं और अशिक्षा के मामले में बहुत ही पीछे था, लेकिन सर के प्रयासों से आज बस्ती अपनी नई पहचान बना चुका है। सर, यह एक लंबा अंतराल रहा आपका प्रशासनिक सेवाएं देते देते, मतलब एक दशक हो चुका है आईएएस बने हुए। उससे पहले पीसीएस रहे आप कई साल। ऐसे में हम सभी युवा आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रशासनिक सेवाएं कहां-कहां पर दी, किस-किस पोजीशन पर रहे? प्लीज सर, हम सभी का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं सुल्तानपुर में प्रोबेशनर था, फिर बाराबंकी में, हैदरगढ़ में एसडीएम रहा। फिर इसके बाद मैं चला गया बरेली, वहाँ एसडीएम बहेड़ी रहा करीब 3 साल। फिर मुरादाबाद में संभल में एसडीएम रहा, वहीं एडीएम हो गया। फिर मुजफ्फरनगर में मेरी पोस्टिंग रही एडीएम की। फिर मैं वहीं से पढ़ने मुजफ्फरनगर के बाद जो है मंडी में मेरी पोस्टिंग हो गई, डीडीए मंडी के रूप में। और फिर एडिशनल कमिश्नर कुछ दिन में मिर्जापुर रहा। तो इस तरह से फिर सीडीओ में मेरी पोस्टिंग हुई, सीडीओ बलिया बना। सीडीओ बलिया के बाद सीडीओ फिरोजाबाद बना। फिर इसी बीच 3 बार मैं विशेष सचिव रहा। 6 महीना रूरल डेवलपमेंट में विशेष सचिव था, 6 महीना विशेष सचिव में कल्चर में था, संस्कृत विभाग में, और 6 महीना होमगार्ड में मैं विशेष सचिव था। 1.5 साल में मैंने 3 विभागों में विशेष सचिव रहा। और मैं एमडी भी रह चुका हूँ 2 कारपोरेशन का, यूपी एसआईसी का, उत्तर प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मैं एमडी कानपुर में था।
और ये आपके लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कारपोरेशन है, उसका भी मैं एमडी रहा हूँ। और उसके बाद मैं कलेक्टर बादा था करीब 1.5 साल, उसके बाद मेरा मेडिकल हेल्थ में प्रमोशन हो गया। तो ये संक्षिप्त में पूरा आप समझिए, मैं बलिया में सीडीओ रहा तो वो भी देखा, बांदा में मैं कलेक्टर रहा तो वो भी एरिया देखा, बरेली में भी देखा, मुजफ्फरनगर में भी। तो एक तरह से पूरे यूपी में हर जगह सेवा देने का मौका मिला और हर जगह कुछ ना कुछ सिखाता है। और मैं कंटिन्यूअस लर्नर हूँ, मैंने हर पोस्टिंग में कुछ ना कुछ सीखा और अपने पर्सनालिटी को इनरिच किया। ये इस माइंडसेट से कभी नहीं रहता हूँ कि मुझे बहुत आता है या मैं बहुत जानता हूँ। यही कारण है कि मैं चीज़ों को डिफरेंटली करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी एक आदत और बन गई है, मैं 2010 में 9-10 में मैं गया 1 साल अमेरिका पढ़ने, वहाँ से मैं मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके आया। फिर आने के बाद मैंने एडमिशन लिया पीएचडी में यूपीटीयू में। अभी इसी जी। मार्च में इसी मार्च में इसी अप्रैल में मतलब 2021 के अप्रैल में मेरे को पीएचडी भी अवार्ड हो गई और मैं नेक्स्ट डीलिट करने जा रहा हूँ और उसकी मेरी तैयारी हो गई और मुझे जल्दी ही एडमिशन भी मिल जाएगा, मैंने अप्लाई कर दिया है। और उसका टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस, संवाद का सुशासन पाने में क्या भूमिका है। तो देखिए, हर आदमी को एक लर्निंग मोड में होना चाहिए। चेंज इज कांस्टेंट, केवल चेंज बदलाव ही ऐसा है जो लगातार होता रहता है। जो सुबह था वो दोपहर में नहीं है, जो दोपहर में था वो अब नहीं है, जो अब है वो 2 घंटे बाद नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग लर्निंग मोड में नहीं रहेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे और इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो पढ़ना लिखना और अपडेटेड रहना ये हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप उन्नाव के रहने वाले हैं, मॉडल गांव के, उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो मैं उसमें आपसे ये कहना चाहूँगा, आप अपने गांव के प्रधान को मॉडल गांव से जोड़ दीजिए। मॉडल गांव में सारे सोशल मीडिया नंबर दिया हुआ है, उनसे उन्हें जोड़ दीजिए और 2 4 6 10 अच्छे लड़के जो सोशल थॉट के हैं उनको जोड़ दीजिए। मॉडल गांव उनको गाइड करेगा, वो अपने गांव में काम करेंगे और आपका गांव विकास करेगा। ना आपको गांव में जाना ना हमें जाना। हम लोगों का मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, नॉलेज इज पावर, वी आर empowering the citizens by imparting them the required and relevant knowledge. तो through knowledge we are empowering, we are developing the village, and in the village we are converting the mindset of the villagers from agri to agri business. That is the basics. And making them self dependent. Once they will get the required power which they need to develop themselves, they will become independent. So that is the basics. धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने साझा भी किया कि व्यक्ति को हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए, क्योंकि सर खुद ही हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। पीएचडी करने के बाद सर ने डीलिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, सर का बहुत ही अच्छा विषय भी है। ऐसे में जैसा कि हम जानते हैं सर के, हमने कई सारे वीडियोस देखे, सर हमेशा व्यक्ति विशेष लोगों से सीखते रहते हैं, चाहे वो अमरूद की ठिलियां लगाने वाला हो, चाहे वो ऑफिस का सर्वेंट हो। सर की कभी भी भावना ऐसी नहीं रही कि वो एक पब्लिक ऑफिसर है, और सर ने अपने एक वीडियो के जरिए संदेश भी दिया था कि हमें पब्लिक सर्वेंट है और हमें पब्लिक सर्वेंट रहना चाहिए। यदि हमारे अंदर पब्लिक ऑफिसर की भावना आ गई तो वहीं से हमारे काम खराब होने लगेंगे। ऐसे में सर एक बात पर और विश्वास करते हैं कि अगर हम किसी से कुछ सीख रहे हैं तो हम आगे बढ़ चढ़कर उसका नाम लें कि हाँ, हमने ये चीज इस व्यक्ति विशेष के कहने से की। सर इस पर आप क्या बताना चाहेंगे हम सभी श्रोताओं को? देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ कट कॉपी पेस्ट चलता है। हम लोग आइडिया किसी से लेते हैं और उसको जब हमें अपने ऊपर बताना होता है तो हम कहते हैं ये आइडिया हमारा है, जबकि वो आइडिया उनका है नहीं, उन्होंने दूसरे से लिया हुआ है। तो इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि फिर जब
जब आप आइडिया अपने नाम से उसको चलाने लगते हैं तो सामने वाले को तो पता लग ही जाता है कि मेरा आइडिया इन्होंने ले करके और दूसरे को ये बता रहे हैं ये मेरा है। तो इससे फिर कोई आगे आपको आइडिया नहीं देगा, आपका जो इनोवेटिव आइडिया मिलना है या जो आइडिया मिलना वो बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम आइडिया सबसे लेते हैं और जो आइडिया हम लेते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं भरी पब्लिक में, भरी सभा में उसको इस्टेब्लिश करते हैं कि ये आइडिया इस व्यक्ति का है और ये इस व्यक्ति की वजह से अच्छा काम हो रहा है। जब इसका प्रचार हो जाता है तो सभी लोग अपना अपना आइडिया मेरे सामने रखते हैं, इसलिए रखते हैं उन्हें लगता है कि हाँ हमारा भी डीएम साहब प्रचार करेंगे, नाम करेंगे और हमारा भी आइडिया आगे बढ़ेगा। उनको जब किसी का आइडिया बढ़ता है तो उन्हें अच्छा लगता है। तो ये जो हमारे समाज में बहुत बड़ी कमी है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरे का आइडिया लेंगे, अपना बता करके उसकी मार्केटिंग करते हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं इसके खिलाफ रहते हुए जिसका जो आइडिया है, और आइडिया ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा आदमी ही बड़ा आइडिया लाए और छोटा आदमी छोटा आइडिया ना लाए। उदाहरण दे सकता हूँ, लॉकडाउन में मैं अपने बाथरूम की सफाई खुद करता था। हम 1 घंटा सफाई करते थे और उतना बढ़िया सफाई नहीं कर पाते थे और हमारा जो पहले सफाई कर्मी था वो आता था 10 मिनट में हमसे 3 गुना अच्छा सफाई कर देता था। अब इस सफाई के एक्सपर्टीज पे हम काबिल बने और उसको मूर्ख समझे अपने सफाई करने वाले बंदे को, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक्सपर्टीज का डोमेन सबका अलग अलग है और सबके डोमेन का रिस्पेक्ट है। एक ड्राइवर है, अच्छा ड्राइविंग करता है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए ये छोटा काम कर रहा है। हमारे समाज में ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये छोटा है ये बड़ा है, कोई काम ना छोटा है ना कोई बड़ा है। समाज में हर काम की जरूरत है और सबकी अपनी रिस्पेक्ट है। जो जिस लायक जिस काबिल था उसको वो रोल मिला। तो ये जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि जो विचारधारा या जो आइडिया हमें मिलता है उसको चोरी नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसका है उसी को बता करके उसको आगे ले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बड़े कम शब्दों में बताया हमें कि हमें कट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसका जो आइडिया है उसका नाम हमें आगे बढ़ चढ़कर बताना चाहिए कि हमें यह चीज यहाँ से सीखने को मिली है और सर भी लगातार सीख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा अगला सवाल है सर से वो कहीं ना कहीं सीखने से ही जुड़ा हुआ है। सर जैसे कि मैं जानता हूं, मैंने सुना भी है आपको कई बार, मैं विगत कई वर्षों से आपको लगातार फॉलो कर रहा हूं। आप हर 1 मिनट का सदुपयोग करते हैं, आप 1 मिनट भी अपना व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, लगातार लर्निंग मोड में रहते हैं। आपने जैसे अभी प्रीवियस सवाल के जवाब में बोला कि जो ग्रामीणांचल या हम जो सोचते हैं बड़ा छोटा शहर गांव, ऐसे में अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव के जो युवा होते हैं उनके अंदर भी अपार ऊर्जा होती है और कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। उनके अंदर चाहे एजुकेशन हो, वो टॉपर भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा मेंटर या मार्गदर्शक आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही सर? हेलो, हाँ आवाज आ गई। हालांकि जो पहले का कल्चर था और अब के कल्चर में, हालांकि जब आपने किया होगा तब एक अलग कल्चर था, बड़ी बड़ी किताबें, अभी नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है और कोर्सेस को कम किया जा रहा है, बहुत अंतर है। लेकिन अगर हम आपसे यह पूछना चाहें कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं आपसे बतौर एक्सपर्ट, तो सर आप क्या बताना चाहेंगे हम सभी युवाओं को, प्लीज सर। देखिए ऐसा है कि समय का सदुपयोग या समय की कीमत जो नहीं करता है वो अपनी जिंदगी में कभी ना सफल हो पाएगा ना आगे बढ़ पाएगा। इसका ज्ञान मुझे कक्षा 9th क्लास में मैं था, वही मुझे इसका रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन जो भी आप शब्द कहिए हुआ कि जिंदगी के एक एक मिनट का कीमत है
और एक एक मिनट का उपयोग होना चाहिए। तो मैं वहाँ कक्षा 9 में ही सुबह उठ के अपने टाइम टेबल बनाता था कि मैं सुबह कै बजे उठूंगा, कितने बजे नाश्ता करूंगा, कितना पढ़ूंगा, कितना सोऊंगा, पूरा एक टाइम टेबल बनाता था। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। तो आदमी को शाम को सोते वक्त ये सोचना चाहिए कि आज दिन में कौन सा समय मेरा ज्यादा खराब बीता, या कौन सा समय ऐसा बीता कि खराब नहीं बीता लेकिन उसमें हम और बेहतर कर सकते थे। अपनी एनालिसिस समय की करनी चाहिए। कोई भी आदमी अपने समय के उपयोगिता का एनालिसिस नहीं करता है, एक बात। अपने समय के टाइम टेबल नहीं बनाता, गप मार रहा है तो गप मार रहा है, टीवी देख रहा है तो टीवी देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। आपको जिंदगी में आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो आपको उन सारी चीजों को समय में नियोजित करना चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ना बहुत ज्यादा डेवलप कर पाएंगे और ना बहुत ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। इसलिए टाइम का तो बहुत बड़ा रोल है आदमी को ऊंचाई पर ले जाने में, और इसीलिए टाइम को बहुत ही बचा के और बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। प्रोडक्टिव टाइम की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जरूर सोचना चाहिए। धन्यवाद। सर ने जैसे कि बताया कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। और क्लास 9th से सर लगातार समय का सदुपयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर ने एक हम लोगों को सुझाव भी दिया कि अगर हम शाम को लेट रहे हैं तो एक बार पूरे दिन का यूटिलाइजेशन जरूर देखें कि आज हमने टू डू लिस्ट में क्या किया, हमें क्या करना चाहिए था, कहां पर कमी आई, उसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं और अगले दिन उसको हम इम्प्लीमेंट करें। सर जो अगला मेरा सवाल है वो यह है कि आपका कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू देख रहा था और उससे मुझे एक बहुत अच्छी लाइन सीखने को मिली, और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, वो भी इस चीज को समझ पाए कि जीवन में तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो पढ़ने वाले लोग हैं, एक वो जो पढ़े नहीं है बहुत ज्यादा लेकिन कढ़े हुए हैं। क्योंकि हम ग्रामीणांचल के लोग हैं, हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम किन बातों पर बात कर रहे हैं, किन प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। एक पढ़ा हुआ व्यक्ति हो गया, एक कढ़ा हुआ व्यक्ति हो गया, और एक वह व्यक्ति हो गया जो पढ़ा हुआ है और कढ़ा हुआ दोनों है। ऐसे में आपने बनाना मैन का एग्जाम्पल भी दिया था। तो सर आप क्या हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे प्लीज सर? देखिए, आदमी को बदले हुए परिवेश में आज के डेट में ये कहा जाता है, और ये इस पर लिटरेचर भी है, कि आप पहले एक बार डॉक्टर बन गए तो जिंदगी भर डॉक्टरी से आपका काम चल जाएगा, कोई दूसरा प्रोफेशन करने की जरूरत नहीं है। आप इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर बन के आप जिंदगी में आप अच्छा जीवन व्यतीत कर लेंगे, दूसरा प्रोफेशन सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक अवधारणा ये आ रही है कि अब आप एक प्रोफेशन से पूरा जिंदगी नहीं चला पाएंगे, आपको कम से कम तीन डोमेन पे एक्सपर्टीज हासिल करना होगा। ये इसका लिटरेचर भी है, मैंने कई जगह पढ़ा भी है, कोई भी पढ़ सकता है। तो ये जो बदलता हुआ जमाना है, इसको समझने की जरूरत है। पढ़ाई पर ध्यान देने के वक्त आदमी को खुद ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर हुनर क्या है, उसका पैशन, हमारे अंदर पैशन क्या है, हमारे अंदर कला क्या है, या हमारी हॉबी क्या है। कोई गाना गाने में बहुत अच्छा है, कोई खेलने में बहुत अच्छा है, तो कोई खेती करने में बहुत अच्छा है, तो कोई नाचने में अच्छा है, तो कोई बजाने में अच्छा है। तो जिस व्यक्ति के अंदर जो हॉबी है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई भी करना चाहिए और साथ में उस हॉबी को भी डेवलप करना चाहिए, जो कि यहाँ ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड नहीं है। हमें अपने पढ़ाई के साथ साथ जो हमारा एक हॉबी है, पैशन है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको भी डेवलप करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई पूरा करते हैं और आपको, जो आप सोचे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको नौकरी मिल जाए और नौकरी नहीं मिला, तो आपके पास एक हुनर है और उस हुनर को आपने इतना डेवलप कर लिया है कि उससे आप कोई धंधा बिजनेस करके एक अच्छा जीवन और ऊंचाई पे जा सकते हैं।
वो कोई खेल हो सकता है, कोई आर्ट हो सकता है, कोई खेती का व्यवसाय हो सकता है, कोई आईटी का कोडिंग में बहुत लोग कर सकते हैं। अब ये काम आसान है। आप गूगल में कोई चीज, जैसे मान लीजिए आपको खेती करने का शौक है, या आप समझिए आपको बोलने का शौक है, या आप पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं है। आप गूगल पे डालिए क्या, जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, आपको इतना मटेरियल मिलेगा यूट्यूब पे, ऑडियो, वीडियो, लिटरेचर। आप आधा घंटा 10 मिनट पढ़िए, क्योंकि आपको मजा आएगा, क्योंकि आपका पैशन है। तो जब आप पढ़ाई करके पूरा होंगे, तो अगर आप समझिए कि आपको नौकरी नहीं मिली जिसलिए आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो सकते हैं, देश विदेश में अच्छा नाम दाम काम सब कमा सकते हैं। तो आज 10 साल पहले और आज में अंतर है। जब चीजें ऑफलाइन थी तो नहीं मिलता था, अब ऑनलाइन है। 1 सेकंड के अंदर पूरा वर्ड आपके मुट्ठी में है गूगल के सर्च इंजन के थ्रू। तो ये परिवर्तन है। और मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई के साथ कढ़ाई, मतलब थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को साथ चलाना चाहिए। हम लोग यहाँ केवल थियरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो थियरी नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें दोनों को एक साथ करना चाहिए, और उस विषय में करना चाहिए जिसमें हमें आनंद आए, जो हमारा जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। थैंक यू सर। सर जैसा कि हम अपनी समय सीमा नांग चुके हैं, समय सीमा के आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 छोटे-छोटे हमारे प्रश्न और बच रहे हैं 1-1 मिनट के। अगर आप हमें आदेश करें तो क्या मैं उनको पूछ सकता हूं आपसे प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल। सर अगला जो मेरा सवाल है वो यह है कि आज भी अगर अगर हम ग्रामीणांचल की बात करें, गांव की बात करें, वहां पर लोग उच्च अधिकारियों से मिलने से संकोच करते हैं, कहीं ना कहीं डर या भय व्याप्त है। निचले स्तर पर अगर हम चौकी थाने पर देखें तो लोग अपनी समस्या ले जाते हैं, और अगर वहां उनकी सुनी नहीं जाती तो वो उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, डर व्याप्त है। ऐसे में आप बहुत ही शालीनता से काम कर रहे हैं। आप हर एक व्यक्ति से मिलना पसंद करते हैं। आपने एसडीएम रहते हुए भी जनता दरबार लगाया कई बार बस्ती में अपने आवास पर, और कहीं ना कहीं एक अच्छा नेटवर्क आज आपने पूरे भारत में बनाया हुआ है, क्योंकि आपका यह मानना है कि आप कभी भी ट्रांसफर को गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि आपका यह मानना है कि जब भी आपका ट्रांसफर होता है आप नई जगह पर जाते हैं, नई स्किल्स को एक्वायर करते हैं, नए नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो जैसी कहावत भी कही गई है कि माई नेटवर्क इज माई नेटवर्थ, और मैं भी इसको पूरी तरीके से मानता हूं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर चौकी या थाने पर इन केस अगर 100 में से 1-2%, वैसे आज का माहौल दूसरा है, सभी सुनते हैं, लेकिन क्या हमें आज भी डर के माहौल में जीना चाहिए? अपनी बात, अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए आगे? पहली चीज। दूसरा यह कि नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर आप सर क्या बताना चाहेंगे प्लीज सर? देखिए, सरकार ने जो ऑनलाइन करने का, जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन करने का फैसला इसीलिए लिया कि जिससे कांटेक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि कांटेक्ट जब होता था तो वहाँ कई तरह की दिक्कतें आती थी। अब आपको अगर पासपोर्ट बनवाना है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कहीं कोई बात है पुलिस में, आपको एफआईआर करना है, अब ऑनलाइन एफआईआर होने लगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बात, एक दिक्कत आती है कि ऑनलाइन करने के लिए हम कहाँ जाएं, हम तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं। तो पूरे गांव-गांव में सीएससी है क्या, सीएससी के सेंटर्स हैं, और वो उनके फीस निर्धारित है। आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको कहीं नहीं जाना, सीएससी पे जाइए, उनका वो फीस दे दीजिए, सस्ते में आपको आपका सब ऑनलाइन बन जाएगा। एक बात। आपका जो ये कहना है कि डर और भय, ये गलत बात है। हम लोगों को डर भय में नहीं जीना चाहिए, और अपनी बात को शालीनता से कहना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई अधिकारी से आप बात कह रहे हैं, और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो 2 दिन बाद फिर जाइए। आपको बार बार जाना चाहिए और अपनी बात को शालीनता से कहना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी अगर वो पहली बार में नहीं सुनेगा तो दूसरी में सुन लेगा, दूसरे में नहीं सुनेगा तो तीसरे में जरूर सुन लेगा। उसको ये एहसास हो जाएगा कि इस आदमी के साथ कोई न कोई दिक्कत है, तभी ये बार बार आ रहा है।
अच्छा अधिकारी होगा तो पहली बार में सुन लेगा, उससे थोड़ा गड़बड़ होगा तो, और जो सबसे खराब होगा वो भी तीसरी बार में सुन लेगा। और डरने की क्या जरूरत है, आप जाइए शालीनता से बात करिए। आज के डेट में ये जो मिलने जुलने का क्रम है अधिकारियों का, ये बढ़ गया है। अब अधिकारी ये जानता है कि हमें जनता से मिलना चाहिए और मिलना पड़ेगा, क्योंकि शासन ये चाहता है। तो पहले जमाने में जो सिचुएशन थी ये बदली है। अब हर विभाग का अधिकारी गांव-गांव जा रहा है। तो जब अधिकारी गांव-गांव जा रहा है, मिल रहा है, तो ये कनेक्ट ठीक हुआ है, एक बात। और ये अभी भी गैप है जो आप कहना चाह रहे हो, आदमी हिच करता है और जाने में अवॉइड करता है। आपकी ये जो भावना आप बताने की कोशिश कर रहे हो, इससे मैं परिचित हूँ। ये गैप नहीं होना चाहिए, और इस गैप को दूर करने के लिए जनता को कम, अधिकारी को ज़्यादा आगे आना चाहिए। अधिकारी को ये पहल करनी चाहिए, जैसा मैं करता हूँ। मैं जब गांव में जाता हूँ तो ज़मीन पे बैठक करता हूँ। उसके पीछे कारण यही है कि जिससे हमारा उसके बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाए। तो ये कनेक्ट बनाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था नेटवर्क और नेटवर्क। देखिए, हम लोग सोशल एनिमल कहलाते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और हम समाज में रहते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आपका जितना बड़ा सामाजिक दायरा होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आपका कनेक्ट होगा, उतने ज़्यादा आप एम्पावर होंगे। आज आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आप 20 लोगों को डॉक्टर साहब को जानते हैं, फ़ोन लगाएंगे, काम हो जाएगा। आपको ड्राइवर चाहिए, आपके पास 20 ड्राइवर को आप जानकारी है, आपके टच में है, तुरंत ड्राइवर मिल जाएगा। और जब आपका नेटवर्क और कनेक्शन नहीं रहेगा, वो आपको ड्राइवर चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे? तो ये बात सही है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ, और इसको मैं सोशल कैपिटल बोलता हूँ। ये जो आप नेटवर्क की बात कह रहे हो, ये जो नेटवर्क को नेटवर्थ के रूप में आप परिभाषित कर रहे हैं, मैं नेटवर्क को या संबंध को या रिलेशन को सोशल कैपिटल कहता हूँ। जिसका जितना बड़ा दायरा, जितने उसके हित मित्र, जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो जानता है, उसे जानते हैं, उसका सोशल कैपिटल उतना ही ज़्यादा है। और सोशल कैपिटल से बड़ा कोई कैपिटल नहीं है। तो हम लोगों को अपना सोशल कैपिटल लगातार बढ़ाते रहना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। और सोशल कैपिटल केवल एक चीज़ से बढ़ती है, वो जो है परोपकार की भावना से। आप हमें लोग फ़ोन करते हैं, अभी एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया रायबरेली से, मेरा जानने वाला है, कि उसका डीआरडीओ के हॉस्पिटल में कोई भर्ती है और ज़रा आप साहब कह दीजिए तो देखभाल अच्छा होगा। अभी हमने डीआरडीओ के जो डॉक्टर कर्नल समीर जी हैं उनका पता किया, उनको अपना परिचय बता करके, और मैंने उनसे कह दिया। उन्होंने कहा हमने बोल दिया है और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक होगा। अब इससे मेरा तो कुछ नहीं गया, लेकिन उस आदमी का एक भला हो गया, एक उसको सुकून मिल गया। ये उस आदमी का सोशल नेटवर्क है कि वो मेरे टच में है, उसने मुझे अपने इस कोरोना काल के विपत्ति में यूज किया। और इसमें ये नहीं है कि बड़ा आदमी ही छोटे की मदद करेगा, इसमें छोटा आदमी कभी कभी बड़े से ज़्यादा मदद करता है। तो सोशल कैपिटल में कोई हायरार्की नहीं है कि वो बड़ा बड़ा करेगा, छोटा छोटा करेगा। छोटा कभी बड़ा से ज़्यादा करता है और छोटा कभी छोटे से कम करता है। तो ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोशल कैपिटल काम करता है। तो मेरा यह मानना है, और ये संभव तभी है जब आपके अंदर दूसरों की मदद करने की, निस्वार्थ भाव को से जीने की आदत हो। अदरवाइज आप हर चीज में जब कुछ सेल्फ देखेंगे तो ये आप काम नहीं कर पाएंगे और आपका सोशल कैपिटल जीरो रहेगा। और अगर आपका सोशल कैपिटल जीरो है तो आपकी खुशी कम हो जाएगी, आपकी संपन्नता भी कम हो जाएगी। सर, अगला सवाल जो कि आज के एपिसोड का लास्ट सवाल है, जहां आज पूरे भारत के हजारों युवा आपको अपना प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार अपने संवाद में आपकी तारीफ करी, आपके कार्यों की तारीफ करी। आपको लगातार अलग अलग जगह सम्मानित भी किया जा रहा। अभी कुछ दिन पहले ही आपको नेशनल इनोवेशन सम्मान, भारत गौरव सम्मान भी प्राप्त हुए। सर, आप 3P के फॉर्मूले में थोड़ा सा आपने कुछ ऐड ऑन किया है। आपने 3P को बोला कि आज जो व्यक्ति विशेष का जीवन है वो कहीं ना कहीं पावर, पोजीशन और पैसा, इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रही है। पावर, पोजीशन और पैसा। लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन किया कि अगर आपका गुड इंटेंशन है
तो कहीं ना कहीं पावर, पोजीशन और पैसा तीनों अपने आप आ जाएंगे। सर, इस पर आज के दिन आप क्या हम सभी को संदेश देना चाहेंगे, प्लीज सर? देखिए, हम लोगों के बीच में एक गलत धारणा बन गई है, एक गलत सोच बन गया है, जिसको कि बदलने की जरूरत है। हम सभी लोग नहीं, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा काम करने के लिए, धनी बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए पद, पावर और पैसा चाहिए। हमारा ये कहना है कि ये सोच गलत है। अच्छा काम करने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए, बड़ा बनने के लिए, कुछ बहुत बड़ा अच्छा करने के लिए पद, पैसा, पावर की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी सोच धारणा है, ये गलत है। अच्छा काम करने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए, नाम कमाने के लिए, दाम कमाने के लिए, धनी होने के लिए अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा की जरूरत है। ठीक है, अगर आपकी अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, और पद और पावर और पैसा जो है अपने आप आपके पीछे पीछे आता जाएगा। तो मेरा ये संदेश है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये मत सोचो कि आप बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का आप जीवन देखिए, यूएसए में बाराक ओबामा का जीवन देखिए, कितने छोटे स्तर से उठ के कहाँ पहुंच गए। ऐसे आप राजनीति में, बिजनेस में, धीरू भाई अंबानी साहब के बारे में किताब लिखा है कि पहले वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, उन्होंने क्या किया। तो ये क्या था? सोच है। सोच लोगों को ऊंचाई पे ले जाता है, गुड इंटेंशन सोच लोगों को ऊंचाई पे ले जाता है। तो पद, पैसा, पावर माने नहीं रखता है, माने रखता है सोच और गुड इंटेंशन। धन्यवाद सर। जैसा कि आज हम अभी इस एपिसोड 11 जो आज हमारा लेजेंडरी संवाद का रहा, इसमें हम नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल मिशन डायरेक्टर डॉक्टर हीरालाल आईएएस सर को सुन रहे थे। सर पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं बांदा के, और आज के इस संवाद में सर ने आत्मनिर्भर भारत में युवाओं की क्या भूमिका होने वाली है, इन तमाम विषयों पर वार्ता करी और हम सभी के सवालों का बड़ी ही शालीनता के साथ जवाब दिया। सर ने यह भी बताया कि हम सभी को हमेशा लर्निंग फेज पर रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सर भी लगातार अभी सीख रहे हैं। अभी डीलिट के लिए सर ने अप्लाई किया हुआ है। 3P के फॉर्मूले में सर ने गुड इंटेंशन वर्ड भी जोड़ा, और यह भी बोला कि जरूरी नहीं कि हमारा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क है, मतलब यह जो नेटवर्क है या जो नेटवर्क है हमारा, यह बड़े लोगों का नेटवर्क हो। कभी कभी छोटा व्यक्ति भी बड़े की बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, और कभी कभी बड़ा भी छोटे की मदद कर सकता है। उन्होंने नेटवर्क को सोशल कैपिटल नाम दिया। और आज के इस कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर साहब ने हमारी ग्राम पंचायत को मॉडल गांव से जोड़ने की हम सभी को सौगात भी दी। उन्होंने बोला कि आप अपने प्रधान से बात करिए और वहां के 10 जागरूक बच्चों को तैयार करिए, हम मॉडल गांव का प्रोजेक्ट आपके गांव में लेकर जाएंगे और उसको वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, गौरवान्वित करने का विषय है कि आज डॉक्टर साहब ने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला और हम सभी को इस कोविड पेंडेमिक में सकारात्मकता दी। एक बार पुनः डॉक्टर साहब आपका मैं अंशुमान सिंह बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपको जन्मदिन की बधाई, आशीर्वाद, पुनः धन्यवाद। थैंक यू।